Hello learners, welcome to your favorite digital learning platform Unfold You. I am Virendra Singh, your physics mentor, and today we are going to learn a new topic, that is how to measure large distances. Along with that, we will see some related concepts of significant figures. Now, we have seen people measuring lengths. So लेंथ्स कैसे मेजर की जाती है? हम डे टू डे लाइफ में लेंथ्स को कैसे मेजर करते हैं? वी यूज स्केल. हम एक रेफरेंस स्केल लेते हैं, हमने जो लेंथ मेजर करनी है उसके साथ हम अपना रेफरेंस स्केल रखते हैं एंड अकॉर्डिंगली वी कंपेयर जो हमारी लेंथ टू बी मेजर्ड है उसे स्केल के साथ एंड वी टेल कि कितनी लेंथ है. दैट इज वन मेथड, बट दैट मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस. जैसे मान लीजिए हमने से 5 मीटर्स तक, से 2 मीटर्स, 3 मीटर्स, इससे बड़े डिस्टेंसेस हम स्केल से मेजर नहीं कर सकते. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर देम. नाउ देन अ क्वेश्चन कम्स, हाउ टू मेजर एस्ट्रोनॉमिकली लार्ज डिस्टेंसेस. फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कहा जाए यू हैव टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, और you have to measure distance between two planets, how you will do it? So to measure such large distances, we use a technique called parallax method. Now, then a question comes, what is parallax? So, as the name suggests, parallax method, this method uses the technique of parallax. Then again a question comes, parallax क्या चीज है? So, इसे बड़े सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं. आपने देखा होगा कि कई बार मान लीजिए अगर हम एक पेंसिल को ऐसे रखते हैं अपनी आईज के सामने एंड वी सी इट विद वन आई. जब हम एक आई से देखते हैं हमें ये इसकी एक पोजीशन दिखेगी. सडनली व्हाट आई डू इज आई क्लोज माय आई, जो दूसरी आई है, और मैं इसे अपनी दूसरी आई से देखना शुरू करता हूं. से पहले मैं अगर लेफ्ट आई से देख रहा था, अब मैं इसे राइट आई से देख रहा हूं. और जब ऐसा करूंगा, मैं जब अपनी लेफ्ट आई क्लोज करके राइट से देखूंगा और जब राइट क्लोज करके लेफ्ट से देखूंगा, व्हाट आई ऑब्जर्व, आई सी कि इसकी जो पोजीशन है पेंसिल की, इट विल चेंज लाइक दिस. यू कैन ट्राई इट. आप पहले पेंसिल को एक लेफ्ट आई से देखिए, देन क्लोज योर लेफ्ट आई और उसे राइट आई से देखिए. जब आप लेफ्ट से राइट आई से उसे देखेंगे, what you will see कि जो पोजीशन है it will displace like this. Now this is called parallax. हम इस मेथड को यूज करके, इस टेक्निक को यूज करके हम लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं. Let's see how. So for that, let us consider a faraway planet P at a distance d from our two eyes. Right? हम एक planet consider करना है which is at a distance d from our two eyes. So this is my left eye and this is my right eye. So in this particular example, I am considering these two as left and right eye. In reality, they are not left and right eye. They are actually 2 points of observations. हम अर्थ पे किसी 2 पॉइंट से ऑब्जर्व करते हैं. दोज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर ए एंड बी. और अगर इसे हम पैरालैक्स मेथड से, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आई एम कंसिडरिंग दीज टू एज माई 2 आईज, लेफ्ट आई एंड राइट आई. और जो प्लेनेट पी है, लेट अस से कि दिस प्लेनेट पी इज एट अ डिस्टेंस डी. अल्टीमेटली आई हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस डी. लेट्स सी हाउ आई विल डू इट. नाउ सपोज दैट दीज 2 लाइन्स D subtend an angle theta, और ये जो theta angle है it will be this angle. This is theta angle. Now this theta angle is called parallax angle. Right? ये जो theta angle होता है इसे हम कहते हैं parallax angle. We have to find this angle theta. अगर हम ये theta निकाल लेंगे we can easily find our distance D. Secondly, this distance, the distance between 2 point of observations or distance between 2 eyes, this distance is called basis. Now, ये जो 2 पॉइंट्स के बीच में, 2 पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच में डिस्टेंस होता है, दिस इज कॉल्ड बेसिस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी. नाउ हमें पता है इन अ सर्कल, अगर हम सर्कल की बात करें और सर्कल का एक सेक्शन ले लें,
देन द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, जो एक आर्क सेंटर पे एंगल सबटेंड करती है थीटा, दैट थीटा इज इक्वल टू L by R, वेयर L इज द आर्क लेंथ। नाउ अब देखिए, अगर ये पॉइंट P और ये ऑब्जर्वेशंस दे आर एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, वी नो ये जो D है ये बहुत दूर है, राइट? और अगर हम इसे कंपेयर करें विद रिस्पेक्ट टू दिस स्मॉल b, दैट इज बेसिस, सो ये जो कैपिटल D है इट विल बी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दिस स्मॉल b, राइट? सो वी कैन से b by d इज लेस देन 1, राइट? सो इस assumption को यूज करेंगे हम अपनी प्रॉपर्टी में, दैट थीटा इज इक्वल टू L by R, लाइक दिस। ये जो डिस्टेंस है ये b है एज सर्कुलर आर्क एंड d इज रेडियस, बिकॉज वी नो अगर मान लीजिए ये मेरे पास एक सर्कल है, देन इस सर्कल में ये आर्क, ये जो आर्क है, से दिस आर्क इज सबटेंडिंग एन एंगल थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू L by R। और अगर ये थीटा छोटा है, अगर ये थीटा छोटा है, देन दिस आर्क कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ स्ट्रेट लाइन, then in that case this arc can be assumed to be a straight line like this। so अगर ये straight line लेंगे तो ये कुछ इस तरह से एक triangle ही बन जाएगा, right? now theta is equal to L by R, और L इस केस में क्या है, B, और रेडियस का रोल कौन प्ले कर रहा है, D, so theta is equal to B by D। यहां से we can say that D is equal to B by theta। अब जो B डिस्टेंस है, ये B डिस्टेंस हम इजीली मेजर कर सकते हैं दो पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच का डिस्टेंस, राइट? जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उन दो पॉइंट्स का बीच का डिस्टेंस हम B कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट दिस एंगल थीटा, दिस इज एंगल थीटा, वी कैन कैलकुलेट दिस एंगल थीटा। सो अगर हमें B पता है और थीटा पता है, वी कैन कैलकुलेट दिस डिस्टेंस D। सो दिस इज हाउ यूजिंग पैरालैक्स मेथड हम बहुत लार्ज डिस्टेंसेस मेजर कर सकते हैं, राइट? दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन योर स्कूल एग्जाम्स यू विल गेट डेफिनेटली a 3-mark question based on this method. What is parallax method? What is parallax? How we use parallax method to measure large distances, right? So this method is very important, and ultimately it covers only 2 or 3 concepts. That one is this assumption, second is theta is equal to L by R concept. That's it. It's just manipulation, right? Now next, another application of this parallax is we have to measure angular diameter of an astronomical object. So let's see how we can do it. Say I have a diameter of planet is D, जो planet है जिसका हमने angular diameter measure करना है, that is D, and angle is the angular size of the planet. Angular size is basically the angle subtended by the planet on Earth. ये मेरी अर्थ है और ये सपोज मेरा वो प्लेनेट है जिसका मुझे डायमीटर डी मेजर करना है। ये जो इसका डायमीटर है प्लेनेट का, इट इज सबटेंडिंग एन एंगल अल्फा हियर, इट इज सबटेंडिंग एन एंगल अल्फा एट अर्थ। दिस एंगल अल्फा इज द एंगुलर साइज ऑफ प्लेनेट, राइट? दिस अल्फा इज द एंगुलर साइज ऑफ द प्लेनेट। Now, let's see how we can do it. We will use the same concept. We know alpha is equal to D by D. We can write this using the concept theta is equal to L by R. In this case, theta is alpha and L is the diameter and R radius is the distance, which is capital D. Right? Now, the angle alpha is the angle between the two directions when two diametrically opposite positions of the planet are viewed through the telescope. Now this is very important. This explains everything. हम यहां से एक टेलीस्कोप यूज करते हैं और टेलीस्कोप से हम एक प्लेनेट के डायमेट्रिकली ओपोजिट एंड्स देखते हैं, राइट? हम एक प्लेनेट के डायमेट्रिकली ओपोजिट एंड्स देखते हैं। वहां से अगर हमें ये कैपिटल डी डिस्टेंस
पता चल जाए और अल्फा पता चल जाए, वी कैन इजीली कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द प्लेनेट, राइट? सो नाउ सिंस d इज नोन, वी नो, अगर हम टेलीस्कोप से कर रहे हैं वी कैन इजीली कैलकुलेट d. द डायमीटर d ऑफ प्लेनेट कैन बी डिटरमाइंड, दिस डायमीटर कैन बी डिटरमाइंड and using the formula d is equal to alpha d, right? So I hope this method is also very simple. It must be clear to you कि कैसे हम एक planet का diameter measure कर सकते हैं अपना parallax method को use करके, right? Now next technique is the echo method. ये एक वो method है जो हम ancient time से use करते हुए आ रहे हैं. आपने देखा होगा जनरली ये मेथड हम फॉलो करेंगे जहां पे हिल्स होती हैं, माउंटेन्स होते हैं. हमें अगर एक हिल्स का डिस्टेंस मेजर करना है, हम दूर कहीं खड़े हैं और एक हिल का डिस्टेंस मेजर करना है, सो वी यूज दैट टेक्निक. एंड व्हाट इज दैट टेक्निक? द टेक्निक इज कि मान लीजिए मेरे पास एक हिल है इस तरह से, और इस हिल से बहुत दूर कहीं मैं खड़ा हूं, तो वहां से आई शूट अ गन. तो गन साउंड करेगी. अब वो जो साउंड है वो साउंड वेव ट्रैवल करेगी हिल के साथ, यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, हमें एक इको सुनाई देगी. अब वी विल मेजर द टाइम, हम टाइम मेजर कर लेंगे. उससे हमें ये पता चलेगा कि कितनी देर में ये इको साउंड वापस होकर इको हमें मिल रही है. नाउ अब हमें टाइम पता चल गया एंड वी नो जो ये साउंड है इट ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट. अगर ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगी तो हम यहां से यूजिंग द फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड इट. नाउ अ गन इज फायर्ड टुवर्ड्स द हिल एंड टाइम इंटरवल बिटवीन द इंस्टेंट ऑफ फायरिंग ऑफ गन and the instant of hearing the echo of the gun is noted, right? Now this time is taken by sound to travel from observer to the hill, right, and back to observer. This is the time जब यहाँ पे जो sound है वो हिल पे गई, हिल से रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, right? So if v is velocity of sound, if we consider v as velocity of sound and s as the distance of hill from the observer and t is the total time taken, जाने का और आने का total time is t, then we can say that distance is equal to speed into t by 2. Why t by 2? Because t is the time जो जाने का और आने का, तो एक साइड का टाइम जो होगा that would be t by 2, right? So from here we can say कि जो हमारा distance होगा ये, this distance s will be v into t by 2, right? This is a very simple method, but it is a very general as well. इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. हम जनरली स्पीड ऑफ लाइट को वेलोसिटी ऑफ साउंड को हम स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल करते हैं जनरली बिकॉज वी डोंट हैव द डिवाइसेस टू मेजर द साउंड, राइट? तो एक जनरल एजम्पशन लगाने के लिए हम इसे स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल ले लेते हैं, बट एक्चुअली इट इज नॉट इक्वल टू, ये बहुत डिफरेंट होती है उससे, राइट? देन व्हाट वी डू इज इन प्लेस ऑफ साउंड वेव लेजर्स कैन बी यूज्ड. इसी को जो थोड़ा सा हमने एडवांस टेक्निक्स यूज करके इसी मेथड को थोड़ा इंप्रूव किया, और जब इंप्रूव किया व्हाट वी डू इज हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ साउंड वेव हम लेजर्स यूज करते हैं. सो हाउ वी यूज लेजर्स? देखिए, इफ टी इज द टाइम टेकन फॉर द लेजर बीम इन गोइंग एंड रिटर्निंग फ्रॉम द मून, then distance can be calculated by the formula s is equal to c into t by 2, where c is, we know, speed of light, which is 3 into 10 raised to power 8. Here we know if we consider the speed of laser, that is almost equal to speed of light, right? So we can measure the distance s, that is c into t by 2. Generally this method is used for large distances, like अगर हम अर्थ से मून का डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, so we can use this technique. हम लेजर से, हम एडवांस लेजर्स होती हैं, हम लेजर से हमें ये पता चल जाएगा कि कितना टाइम इट इज टेकिंग कि जाने में और आने में, देन वी टेक हाफ ऑफ द टाइम, और फिर वी कैन यूज स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला टू कैलकुलेट डिस्टेंस, राइट? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल let us learn कि significant figures क्या होती है. As the name suggests, those figures which are important.
इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि इन फिगर्स को हम किसी नंबर से डिलीट नहीं कर सकते। अगर इन फिगर्स को हम किसी नंबर से डिलीट करेंगे तो जो हमारा नंबर है उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। बट देयर आर सम फिगर्स जिन्हें हम छोड़ सकते हैं, जिससे नंबर की फॉर्म चेंज नहीं होती। तो वो डिजिट्स जिन्हें हमें रखना है सो एज टू कीप आवर नंबर की जो ओरिजिनल फॉर्म है उसे मेंटेन करने के लिए, दोज डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स। आइए इसे हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। लेट्स सी। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, राइट? जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं दे आर सिग्निफिकेंट ऑलवेज एंड ऑलवेज। फॉर एग्जांपल, इफ यू कंसीडर 42.3, now this 42.3 has 3 significant figures. That means 4, 2 and 3. ये तीनों ही significant figures हैं। That means तीनों digits हमारे significant हैं, तीनों digits हमारे important हैं। हम तीनों में से किसी को भी अगर एक omit कर देंगे तो हमारी जो number है उसकी form change हो जाएगी। For example, अगर मैं 42.3 है, यहाँ से 3 को omit कर दूँ, what I will get? 42.0. तो 42.0 और 42.3 means different things, right? So all the non-zero digits, जितने भी non-zero digits है, they are always considered significant. Like अगर मैं बात करूँ 243.4, तो यहाँ पे देख सकते हैं all are non-zero. तो हमारे कितने significant figures हो गए? 4 significant figures. Similarly, अगर हम बात करें 24.123, सभी non-zero, so 5 significant figures, right? So this is our rule 1. Now, rule 2 says a zero becomes significant figure if it appears between two non-zero digits, right? अगर zero जो है if it appears between two non-zero digits, अगर दो non-zero digits के बीच में अगर zero आता है then it becomes significant, तो वो significant माना जाता है। For example, अगर हम बात करें 5.03, अब आप देखिए zero जो है it is between 5 and 3. That means it will be considered as significant now. तो ये यहाँ पे कितने significant figures हुए? 3 significant figures. Similarly, अगर हम बात करें 5.604, then we know this zero is between 6 and 4, which are non-zero number. Therefore, it has 4 significant figures. Similarly, अगर हम बात करें 4.004, again these two zeros are between 4 and 4. That means again ये चारों हमारे क्या होंगे? Significant figures, right? Now, next is leading zeros or the zeros placed to the left of the numbers are never significant. Now, this is very important. I am saying they are never significant. Means this rule says कि कब आपके digits significant नहीं होंगे, right? So वो कब होंगे? Leading zeros. Leading zeros means किसी नंबर से पहले अगर जीरो हो देन वो हमारे नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें 0.543, तो यहां पे जो जीरो है ये पॉइंट से पहले है। दैट मीन्स यहां पे जो जीरो है वो हमारे नंबर से पहले आ रहा है। सो ये जीरो अगर हम हटा दें, सो व्हाट विल गेट? विल गेट 0.543। अल्टीमेटली ओवरऑल नंबर की सेंस चेंज नहीं होगी। देयरफॉर यहां पे हमारे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुए? यहां पे 3 significant digits और 3 significant figures होंगे। Similarly, if we have 0.045, again यहाँ जो मेरे दोनों zeros हैं वो नंबर से पहले आ रहे हैं, so they will be considered as non-significant। और मेरे पास कितने significant figures होंगे? 2 significant figures, 4 and 5। Similarly, if we have 0.006, it has 1 significant figure and that is 6, right? Now, next rule says trailing zeros or the zeros placed to the right of the number are significant. Trailing zero होते हैं जो नंबर के बाद जीरो हम लगाते हैं, right? They are significant because अगर बाद की जीरो हम हटा देंगे तो सेंस चेंज हो जाती है, right? देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है 4.330, अब आप यहाँ कहेंगे अगर मैं जीरो हटा दूं so it will be 4.33, but I'll show you कैसे ये चेंज हो जाती है हमारी फॉर्म। सो वी हैव टू कीप द जीरो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल कि अगर जो हमारा जीरो बाद में है वी हैव टू कीप दैट जीरो,
राइट। सो अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो यहाँ हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करें 433.00 तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यहाँ 5 होंगे, बिकॉज हमें 0 और 0 को भी कंसिडर करना है, बिकॉज ये ट्रेलिंग जीरोस है। नेक्स्ट 343.000 it has 6 significant figures, right? Now come to next rule. Next rule says in exponential notation the numerical portion gives the number of significant figures. Now for example, अगर हमारे पास नंबर इस फॉर्म में लिखा गया हो, दैट इज साइंटिफिक नोटेशन, दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। सो इट इज 1.32 into 10 raised to the power -2, राइट। सो जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है that gives us the significant figures. For example 1.32, तो यहाँ कितने significant figures हैं? Here 3 significant figures. जो हमारी ये वैल्यू है 10 raised to the power वाली हम नहीं काउंट करेंगे, हम काउंट करेंगे सिर्फ ये वाली वैल्यू, ठीक। Only the numerical portion we will consider. So numerical portion में जितने हमारे digits होंगे they will be equal to significant figures. Like 1.32 into 10 raised to the power 4. Again it has 3 significant figures, और वो कौन से हैं? 1, 3 and 2, right? Now next is scientific notation. हमने just अभी पीछे देखा that 1.32 into 10 raised to the power something, that is scientific notation. So generally as per the SI system हमें जो हमारे सभी figures होते हैं हमें उन्हें scientific notation में लिखना होता है। एंड साइंटिफिक नोटेशन मीन्स किसी भी नंबर को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस करें, विच इज a into 10 raised to the power p, राइट। हमें किसी भी नंबर को अगर इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है a into 10 raised to the power b, तो वो जो हमारी फॉर्म आएगी दैट इज साइंटिफिक नोटेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 350 की, सो 350 को मैं कैसे लिख सकता हूं? इट कैन बी 3.5 into 10 raised to the power 2, राइट। कैसे? सी, अगर मेरा 350 है I can write it as 350 into 100 divide by 100. So यहाँ से अगर मैं ये इस 100 से 350 को डिवाइड करूंगा, what I will get? I'll get 3.5 into 100, और उसे मैं लिख सकता हूं 3.5 into 10 raised to the power 2, right? So this is my scientific notation. ये होती है हमारी साइंटिफिक नोटेशन। ऑल्सो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 35 into 10 raised to the power 1। आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इट बाय 10, और आई कैन राइट इट एज 350 into 10 raised to the power 0। बट अगेन एक स्टैंडर्डाइज चीज नहीं हुई, हम 3.5 into 10 raised to the power 2 भी लिख सकते हैं, 35 into 10 raised to the power 1 या 350 into 10 raised to the power 0। सो लेट्स मोर गो इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होगी? दैट इफ द नंबर इज नेगेटिव देन माइनस साइन रिप्रेजेंट्स, देन माइनस साइन प्रोसीड्स ए, माइनस साइन ए से पहले आ जाता है, दैट इज अ जनरल थिंग वी ऑल नो। नाउ इन नॉर्मलाइज scientific form, that is the standard scientific form, what we do is the exponent b is chosen such that absolute value of a remains at least 1 less than 10. Let's see what does it mean. It means suppose हमारे पास ये 350 है, so 350 को हमें इस तरह से लिखना है कि ये जो मेरा a आए, ये जो a है, this a should be less than 10 and greater than 1. That means ये a हमारा 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। Now जैसे हमने पीछे किया था, हमने एक्सप्रेस किया था इसे 3.5, so 3.5 if we say it lies between 1 and 10, that is a standard notation. If we say 35 into 10 raised to the power 1, that is not a scientific notation. If we say 350 into 10 raised to the power 0, that is again not the scientific notation. Now this form allows easy comparison of two numbers of same sign a as the exponent b gives the numbers order of magnitude, right? Sometimes हमने देखा होगा जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो कैलकुलेशंस में हमारे पास जो रिजल्ट आता है, that result is sometimes say 10.205, sometimes we get something like 10.2.2224.
So then a question comes, should we write it in such a manner or we should express it in a way कि वो हमारा एक convenient answer आए? It seems to be a convenient answer. So एक given number को या given एक result को एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना which is convenient to use और convenient to express, that is called rounding off. What we do is sometimes हम अपने जब हमारे पास पॉइंट के बाद सपोज 10.224 हमारे पास ऐसे कुछ डिजिट है तो हम उनको राउंड ऑफ कर देते हैं टू नियरेस्ट वैल्यू, और जब नियरेस्ट वैल्यू पे राउंड ऑफ करते हैं तो वी फॉलो सम स्पेशल रूल्स. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दोज रूल्स जो हम राउंड ऑफ करने के लिए करते हैं. लेट्स सी, अगर हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन हो, इफ डिजिट्स टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, then the preceding digit is left unchanged. For example, अगर मेरे पास है x is equal to 7.82. Now, I want to drop this 2, right? And अब ये 2 अगर मेरा 5 से कम होगा, right? अगर ये 2 5 से कम होगा, then what I can do is I can simply drop this 2, right? और जो मेरा नंबर राउंड ऑफ होगा that would be 7.8, right? Next rule is if the digit to be dropped is more than 5. अब अगर ये digit हमारा 5 से बड़ा होगा, in that case the preceding digit is raised by 1. For example, if we have x is equal to 6.87 and I want to drop this 7, we know this 7 is greater than 5. In that case what we will do, हम ये जो 8 है, इस जो हमें डिजिट ड्रॉप करना है उससे पहले वाला जो डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देंगे. सो आवर नंबर आफ्टर राउंडिंग ऑफ इज 6.9. नाउ सिमिलरली अगर मैं कंसिडर करूं 12.78, अगेन आई वांट टू ड्रॉप दिस 8. सो दिस 8 इज अगेन ग्रेटर देन 5. ये 5 से बड़ा है. अब अगर ये 5 से बड़ा है, सो व्हाट वी कैन डू, हम ये 7 में एक ऐड कर देंगे. सो व्हाट विल गेट 12.8, राइट? सो अगर जो हमने ड्रॉप करना है डिजिट दैट इज लेस देन 5 तो वो डायरेक्टली ड्रॉप हो जाएगा. अगर वो 5 से बड़ा होगा तो उससे पहले वाले डिजिट में हम 1 ऐड कर देंगे. दैट इज अवर जनरल रूल, राइट? नेक्स्ट इज इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, जो हमने डिजिट ड्रॉप करना है, इज 5 फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन 0, राइट? अगर जो हमने डिजिट ड्रॉप करना है दैट इज 5 फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन 0, मतलब उसके बाद 0 के अलावा कोई भी डिजिट्स हो, देन द प्रोसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, राइट? लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एग्जांपल. सपोज मेरे पास नंबर है 16.351. आई वांट टू ड्रॉप दिस 5. देन मैं क्या करूंगा, मैं इसके बाद जो डिजिट है वो देखूंगा. इट इज 1, राइट? देन अगर ये 1 मेरा मुझे इसे ड्रॉप करना है, देन इट विल बी राउंडेड ऑफ टू 16.4. हाउ दिस इज, अगर ये डिजिट है 5, ये 5 के आगे जो भी डिजिट है इट इज ग्रेटर देन 0. अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा या अदर देन 0, इन दैट केस व्हाट वी डू इज जो 5 से पहले डिजिट था उसमें हम एक 1 ऐड कर देंगे. सो व्हाट विल गेट, we'll get 16.4, right? Now come to next rule, or let's consider one more example. Say it is 6.758. अब यहां भी हम देख सकते हैं हमें ये 5 को ड्रॉप करना है और 5 के बाद जो डिजिट है दैट इज 8 and 8 is we know non-zero. तो ऐसे केस में what we do, हम जो 5 से पहले जो डिजिट है दैट इज 7, इसमें एक ऐड कर देंगे and we get 6.8, right? Now, next is if digit to be dropped is 5. If digit to be dropped is 5 or followed by zeros, जो हमने डिजिट ड्रॉप करना है 5 और 5 के बाद अगर अब zeros हो, then preceding digit is left unchanged if it is even. Now, for example, अगर मेरे पास कुछ ऐसा है x is equal to 3.250, that means मुझे ये 5 को ड्रॉप करना और 5 के बाद अब 0 है.
तो इन दैट केस व्हाट आई कैन डू इज कि उससे पहले वाला मैं डिजिट देखूंगा, अगर वो इवन है, राइट, अगर वो इवन है देन इट इज लेफ्ट एज इट इज। तो हम 5 को डायरेक्टली ड्रॉप कर सकते हैं विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस। सो मेरा नंबर राउंड ऑफ होकर क्या आएगा 3.2। नेक्स्ट, अगर नंबर कुछ ऐसा है 12.650, इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि 5 को मुझे ड्रॉप करना है, बट 5 के बाद अब 0 अगेन। अगर 5 के बाद 0 है सो व्हाट आई विल सी कि मेरा ये जो 6 है ये इवन है या ऑड है। अगर इवन होगा देन इट विल बिकम 12.6 एज इट इज। हम 5 को डायरेक्टली ड्रॉप कर देंगे, राइट। नेक्स्ट इज इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5। अगर जो हमने डिजिट अब ड्रॉप करना है दैट इज एग्जैक्टली 5, इन दैट केस और 5 followed by zeros, then the preceding digit is raised by 1 if it is odd. This is the counterpart of above rule कि अगर जो हमने डिजिट ड्रॉप करना है दैट इज 5, वन थिंग, 5 के बाद क्या है zeros है, तो उस केस में what we do is हम ये देखेंगे कि 5 से पहले क्या डिजिट है। If it is even तो उसको as it is रखेंगे, if it is odd then it is raised by 1. For example 3.750, हमें 5 को ड्रॉप करना है बिकॉज 5 के बाद 0 है, तो हम क्या करेंगे, हम 5 से पहले वाले डिजिट को देखेंगे विच इज 7, और 7 को हम क्या करेंगे बिकॉज इट इज ऑड सो वी विल एड 1, इट विल बी 3.8, राइट। सिमिलरली इफ वी हैव 16.150 देन हमें ये 5 को देखना है, 5 को ड्रॉप करना है, 5 के बाद क्या है 0, सो व्हाट वी डू, हम 5 से पहले जो डिजिट है उसके पास आएंगे, वो क्या है यहाँ पे 1 क्या है ऑड, और अगर ऑड होता है तो हम ऐड कर देंगे 1, सो व्हाट इट विल बिकम, इट विल बिकम 16.2. सो इट इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, हाउ वी राउंड ऑफ नंबर्स, और कैसे हम अपने रिजल्ट्स को एक साइंटिफिक स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं। आई होप यू ऑल मस्ट हैव एंजॉयड दिस सेशन। हम अगले सेशन में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।